वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर थर्ड। आज बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इसके पहले के सभी पाठों को नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट आई बटन में डाल रही हूँ और एंड स्क्रीन पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो कहीं से भी आप उस प्लेलिस्ट को खोलकर सभी पाठों को आसानी से पढ़ सकते हैं और उनकी एक्सरसाइज, उनकी वर्ड मीनिंग सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है द स्कूल बॉय, यानी विद्यालय जाने वाला एक बच्चा। तो यहाँ पर ये जो पोएम है बच्चों, स्कूल बॉय यानी आपके जैसे एक छोटे से छात्र की पोएम है। और ये लिखी किसने है बच्चों? ये लिखी है विलियम ब्लैक। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। पोएम को हम पोएम भी प्रोनाउंस करते हैं बच्चों और पोएम भी, दोनों राइट है। अमेरिकन इंग्लिश में हम पोएम बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको पोएम बोलते हैं। ठीक है, तो आप दोनों बोल सकते हैं, एज योर विश। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस जो कविता है बच्चों हमारी, इसमें जो बच्चा है, जो विद्यालय जाने वाला बच्चा है, वो खुश नहीं है। What makes him unhappy? किस चीज ने उसे दुखी किया हुआ है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? क्यों वह अपनी तुलना एक पिंजरे में रहने वाले पंछी से कर रहा है? और a plant that withers when it should blossom? या एक पौधे से जो खिलने से पहले ही सूख गया। विदर का मतलब सूख जाना या मुरझा जाना। बच्चों पहले हम इस पोएम को एक बार रिसाइट कर लेते हैं। तो मैं एक लाइन एक बार पढ़ूंगी, उसके बाद दोबारा जब पढ़ूंगी तो आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the bird sings on every tree, when the bird sings on every tree, the distant huntsman winds his horn, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, but to go to school in a summer morn, oh, it drives all the joy away. Oh, it drives all the joy away. Under a cruel eye outworn, under a cruel eye outworn, the little one spends the day, the little one spends the day in sighing and dismay, in sighing and dismay. How can the bird that is born for joy, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing, sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy, how can a child when fears annoy, but droop his tender wings, but droop his tender wings, and forget his youthful spring, and forget his youthful spring? O father and mother, if birds are nipped, O father and mother, if birds are nipped, and blossoms blown away, and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, of their joy in the springing day, by sorrow and care's dismay, by sorrow and care's dismay. How shall the summer arise in joy? How shall the summer arise in joy? Or the summer fruits appear? Or the summer fruits appear? I love to rise in a summer morn. समर मतलब बच्चों ग्रीष्म ऋतु और मॉर्न मतलब सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। मुझे गर्मियों की सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है। अब ये बच्चा कह रहा है हमसे कि इसे गर्मियों की सुबह सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है। When the bird sings on every tree, जब प्रत्येक पेड़ पर चिड़िया गाती है। The distant huntsman winds his horn, दूर कहीं एक शिकारी अपनी तुरही बजाता है। And the skylark sings with me, और स्काईलार्क पक्षी मेरे साथ गाता है। Oh, what sweet company! आह,
कितना अच्छा साथ है। तो बच्चों इस पोयम को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या मतलब, हॉर्न, विंड सेज हॉर्न मतलब अपनी तुरही बजाना, एक प्रकार का यंत्र होता था बच्चों। पुराने जमाने में शिकारी जो है चिड़ियाओं को आकर्षित करने के लिए एक यंत्र बजाते थे, तो उसे बोलते थे तुरही। तो वही यहाँ पे लिखा है। और हंट्समैन का मतलब है शिकारी। स्काईलार्क एक पक्षी होता है जो बहुत अच्छा गाता है। तो यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है कि आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री। मुझे गर्मियों की सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है जब प्रत्येक पेड़ पर चिड़िया गाती है। दूर कहीं शिकारी के तुरही बजाने की आवाज आती है। एंड स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, और स्काईलार्क पक्षी मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, आह कितना सुंदर साथ है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन गर्मियों की सुबह सुबह स्कूल जाना, विद्यालय जाना, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये तो सारी खुशियां ही दूर ले जाता है। मतलब कि बच्चा सुबह सुबह गर्मियों की छुट्टियों में उठा है और वो चाहता है कि वो चिड़ियों के साथ गाना गाए और सुंदर वातावरण में रहे, नेचर को एंजॉय करे। लेकिन उसे जब गर्मियों की सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना होता है तो उसकी सारी खुशियां दूर चली जाती हैं। अंडर अ क्रूएल आई आउट वॉन। अब यहाँ पे बच्चों क्रूएल आई आउट वॉन का मतलब है एक कठोर और निर्दयी शिक्षक से। अब मैं यहाँ पे इसका विरोध करती हूँ क्योंकि आजकल का कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि ये पोयम बहुत पुरानी है, जिस समय शिक्षक थोड़ा स्ट्रिक्ट होते थे छात्रों के प्रति, तो उस समय की पोयम है, तो ये उस समय के हिसाब से लिखा हुआ है। आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से किसी भी टीचर पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो कह रहा है बच्चा कि अंडर अ क्रूएल आई आउट वॉन, मतलब कि एक जो है निर्दयी और कठोर शिक्षक के पास। तो उस बच्चे को क्यों विद्यालय जाना नहीं पसंद है? क्योंकि उसे लगता है कि जो हमारे टीचर हैं वो थोड़े कठोर हैं, स्ट्रिक्ट हैं, निर्दयी हैं, तो उनके पास उसे जाना पसंद नहीं है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और भी जितने छोटे बच्चे हैं उनको अपना पूरा दिन वहां पे बिताना पड़ता है इन साइंग एंड डिस्मे। साइंग का मतलब बच्चों दुख से गहरी गहरी सांसें लेना, और डिस्मे का मतलब निराशा। तो आहें भरते हुए और निराशा में छोटे बच्चों को अपना पूरा दिन बिताना पड़ता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय। अब यहाँ पर बच्चा अपनी तुलना एक चिड़िया से कर रहा है कि कैसे जो एक चिड़िया है वो पैदा हुई है किसके लिए? आकाश में उड़ने के लिए, खुले स्थान पर रहने के लिए, खुशियां बांटने के लिए और खुशियां लेने के लिए। सिट इन अ केज एंड सिंग, वो एक पिंजरे में बैठकर कैसे गाना गा सकती है? हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, तो उसी तरह से कि एक बच्चा कैसे खुश रह सकता है जब उसे एनोइंग फील हो रहा है, वह परेशान है, वह डरा हुआ है, तो वह खुश कैसे रह सकता है? बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, अब कह रहा है बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, जैसे कि चिड़िया जब पिंजरे में बैठती है तो वो अपने पंखों को ऐसे सिकोड़ के बैठती है, और जब बच्चे स्कूल में बैठते हैं बच्चों, अगर वो दुखी हैं तो वो कैसे बैठेंगे? ऐसे सर नीचे करके, ऐसे करके। तो दिस इज कॉल्ड ड्रूपिंग, कि बच्चा अगर ऐसे बैठ रहा है, ऐसे एकदम दुखी होके बैठ रहा है, तो इस तरह बैठने को ही हम कहते हैं ड्रूपिंग। और चिड़िया के सेंस में पंख को इस तरह गिरा के बैठने को हम कहेंगे ड्रूपिंग। तो बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, तो यानी कि बच्चा भी ड्रूप हो गया है और वो चिड़िया भी अपने पंख को ड्रूप कर दी है और निराशा में बैठी है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने यूथफुल स्प्रिंग को भूल गई है। क्योंकि चिड़िया जो है बसंत ऋतु में बहुत खुश होती है बच्चों, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वो अपने बसंत ऋतु को भूल गई है। उसी तरह छोटे बच्चों के लिए जो उनका बचपन होता है वो एक स्प्रिंग की तरह, एक बसंत की तरह होता है, जिसमें वे खेलना चाहते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, नेचर के साथ रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। और जो है उसे क्या किया जाता है कि जबरदस्ती स्कूल भेज दिया जाता है और उसे होमवर्क करने पड़ते हैं, जिस समय वो खेलना चाहता है। दिन भर यदि हम उन्हें कमरों में बंद कर देंगे, उन्हें खेलने नहीं देंगे, उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो उनके जो भविष्य में उड़ने वाले पंख हैं, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा आगे चल के बहुत लायक बनेगा या बहुत ब्रिलियंट बनेगा, तो वो जब निराशा में आ जाएगा तो वो कैसे ये करेगा? उसके उड़ने वाले तो पंख ही जो है वो सिकुड़ जाएंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? और वो अपने यूथफुल स्प्रिंग को भूल ही जाएगा।
अब यहाँ पर कवि हमसे कहना चाहते हैं, यानी हमारे जैसे माता पिताओं से क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, हे माता और पिता, यदि कलियों को ही तोड़ दिया जाए, मतलब कली आने पे ही तोड़ दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और फूलों को तोड़कर हवा में उड़ा दिया जाए, मतलब जितनी कलियां हैं उनको तोड़ दिया जाए और जो फूल खिल भी गए हैं उनको, उनकी पंखुड़ियों को तोड़कर हवा में उड़ा दिया जाए। अब मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब इससे बच्चों की कलियों की तुलना जो है वो छोटे बच्चों से की गई है कि यदि हम उनको एकदम प्रेशर में रखेंगे, केवल पढ़ो 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 पढ़ो, तो क्या होगा कि वो अपने अर्ली जो एज है उसी में मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वो आगे चल के कैसे खिलेंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और यदि नाजुक पौधों को तोड़ दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, और ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और उनके खिलने के समय पर ही उनकी सारी खुशियां उनसे छीन ली जाए। ऑफ देयर जॉय मतलब उनकी खुशियां छीन ली जाए, इन द स्प्रिंगिंग डे मतलब बसंत ऋतु में। तो यहाँ पर बात हो रही है बच्चों कलियों की और पेड़ों की, लेकिन कवि हमसे कहना चाह रहे हैं हमारे बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में, कि छोटे बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालिए कि जो उनके खिलने के दिन हैं, जो उनके मतलब आगे बढ़ने के दिन हैं, उसी में इतना प्रेशर आ जाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। बाई सॉरो एंड केयर्स डिस्मे, सॉरो का मतलब बच्चों जो है दुख, और डिस्मे का मतलब होता है निराशा, और डिस्मे का मतलब होता है निराशा, तो दुख और निराशा से भरा हुआ। हाउ शैल द समर अराइज इन द जॉय, तो गर्मियों में खुशियां कैसे आएंगी, और द समर फ्रूट अपीयर, और गर्मियों के फल कैसे आएंगे। यानी कि जब हम कली को ही तोड़ देंगे, पेड़ को ही उखाड़ देंगे, और जो है फूलों को उड़ा देंगे हवा में, तो क्या फल आ पाएंगे, क्योंकि हमने तो अर्ली स्टेज में ही इसको नष्ट कर दिया। तो क्या भविष्य में हमें गर्मियों के फल जैसे आम है ये सब प्राप्त होंगे? नहीं प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर बच्चे के विषय में जो कवि कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि यदि छोटे बच्चे को हम उसके अर्ली एज में ही इतना प्रेशर दे देंगे तो वो आगे चलकर कैसे खिलेगा, अपने भविष्य में वो सफल कैसे होगा, वो हमेशा निराशा और दुख से भरा रहेगा। तो एक निराश और दुखी व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कार्य कैसे करेगा, तो कैसे वो खिलेगा इस समाज में। बात कही तो जा रही है एक कली, एक पेड़ और एक फल के बारे में, लेकिन ये है मेनली एक छोटे बच्चे के बारे में। यहाँ पर बच्चों हमने इस पोयम की पूरी मीनिंग को समझा। आइए अब हम इसमें दी हुई कुछ वर्ड मीनिंग्स को भी पढ़ लेते हैं। साइन, आ भरना, डिसमे, बेचैनी, एनॉय, परेशान करना, ड्रूप, नीचे झुकना, निब्ड, फुर्ती से काटना, स्ट्रिप्ड, निकाल देना। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड 3 or 4 वर्ड फ्रेजेस इन द स्ट्रेंजा आई दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। कह रहा है स्ट्रेंजा 1 में से आप कुछ ऐसे वर्ड्स निकालिए जो बच्चे को हैप्पीनेस और जॉय बताते। तो यहाँ पर बच्चों को जो फ्रेज हैं वो हैं लव टू राइज, स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, और स्वीट कंपनी। ये 3 फ्रेजेस है बच्चों स्टैंजा 1 में जो बच्चे की खुशी को दर्शा रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे, इसको मैं नहीं लिखवा रही हूं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस, स्टैंजा 2 में बच्चे का मूड चेंज हो जाता है। विच वर्ड्स और फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड, तो कौन से जो वर्ड फ्रेजेस हैं वो बच्चे का मूड रिफ्लेक्ट दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों है देखिए, ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, और इन साइंग एंड डिसमे, ये 2 है। तो ये दोनों फ्रेजेस जो हैं वो बच्चे का मूड चेंज हो गया, वो दुखी हो गया है, वो दर्शा रहे हैं, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे आंसर सेकंड में। नेक्स्ट हमसे कह रहा है एंड क्रूएल आई आउटवॉर्म स्टैंजा 2 रिफर्स टू, किसको रिफर्स कर रहा है इन सब में से, द क्लासरूम विच इज शैबी एंड नॉइजी, द लेसन विच आर डिफिकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग, द डल अनस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। तो इसमें से बच्चों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। वो स्कूल की बोरिंग, काम, थकाऊ भरी, काम से भरी हुई और बिना खेले पूरा टाइम बिताने वाली लाइफ से परेशान है। लास्ट है बच्चों, वाई कैन नॉट अ बर्ड बी जॉयफुल इन अ केज,
चिड़िया क्यों एक पिंजरे में खुश नहीं रह सकती है? तो इसका आंसर हम यही लिख लेते हैं बच्चों, अ बर्ड इज अ फ्री फ्लाइंग बर्ड। चिड़िया एक स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, इन द स्काई। If we keep it in a cage, then how will it be happy? यदि हम इसे पिंजरे में रखेंगे तो यह खुश कैसे रहेगा? And how can it sings without being happy? और बिना खुश हुए यह छोटा पक्षी गाना कैसे गाएगा? तो ये आंसर हो गया बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। Find the antonyms of the following words from the poem. तो एंटोनिम का मतलब होता है बच्चों विलोम, तो हमें पोएम में से इसके विलोम निकालने हैं। सौर मतलब खट्टा, तो पोएम में क्या लिखा है? स्वीट, तो हम लिख देंगे स्वीट। हैप्पीनेस का मतलब खुशी, तो यहाँ पे दुख लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? सौरो। पोएम में क्या यूज हुआ है? सौरो। राइज का मतलब होता है बच्चों उगना, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? ड्रूप। ड्रूप का मतलब झुकना, ठीक है, ड्रूप का मतलब झुकना। नेक्स्ट है हार्ड का मतलब होता है बच्चों कठोर, तो यहाँ पे हो जाएगा टेंडर। टेंडर का मतलब सॉफ्ट। डिसअपियर मतलब गायब होना, तो इसका उल्टा यहाँ पर क्या यूज हुआ है? यहाँ पोएम में यूज हुआ है अपीयर, प्रकट होना। यहाँ पे बच्चों एक्टिविटी दी हुई है हमारी, वेकेशन इज अ टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन फॉर अस। छुट्टियां हमारे लिए मजा करने की और आराम करने के लिए होती हैं। तो राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वेकेशन, कि आप अपनी छुट्टियां कैसे बिताना पसंद करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। फेसिंग एन इंटरव्यू, यानी कोई बच्चा है अगर वो इंटरव्यू फेस कर रहा है तो कैसे क्वेश्चन है। तो आपको ये गेम है जो खेलना है। हियर आर सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क विथ योर फ्रेंड्स, तो आपको अपने दोस्तों से कुछ पूछना है। गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, आपको अपने विद्यालय के बारे में क्या पसंद है। What do you like to do for fun? आप मजे करने के लिए क्या करते हैं। Which game do you like to play with your friends? आपको अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद है। Why it is your favorite game? यह आपका पसंदीदा खेल क्यों है। If you could be any animal, which one would you like to be and why? यदि आप एक जानवर बन सकते हो तो आप कौन सा जानवर बनना चाहेंगे और क्यों। Tell me about a funny thing that had happened in your life. अपने जीवन में हुए एक फनी इंसिडेंट के बारे में बताइए। What do you like the most about yourself and why? आप अपने बारे में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों। What was the nicest thing you did for someone? आपने किसी के लिए कौन सा सबसे अच्छा कार्य किया। What do you think you will be doing 10 years from now? आपको क्या लगता है कि आज के 10 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे। What do you think makes a person good looking? आप क्या कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा दिखे। Now write a paragraph about your friend you have interviewed with the information you have gathered. अब आपने उनका इंटरव्यू ले लिया तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पैराग्राफ में लिखना है। फिर है सेम बट डिफरेंट, एक जैसे तो हैं लेकिन फिर भी अलग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन एप्पल है और यहाँ पर रेड एप्पल है। तो उसी तरह कुछ शब्द होते हैं जो दिखते तो सेम है लेकिन उनकी मीनिंग्स अलग अलग होती हैं बच्चों। तो कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। द बैंडेज वर वाउंड अराउंड द वाउंड। तो यहाँ बच्चों पहले वाले वाउंड का मतलब है बांधना और दूसरे वाले वाउंड का मतलब है घाव या जख्म। तो घाव के चारों ओर पट्टी बांध दी गई। नेक्स्ट है द डंप वॉज सो फुल दैट इट हैड टू रिफ्यूज मोर रिफ्यूज। अब यहाँ पे पहले रिफ्यूज का मतलब है मना करना और दूसरे रिफ्यूज का मतलब है कूड़ा करकट। मतलब कि जो कूड़ादान है वो इतना भर गया था कि उसने मना कर दिया और कूड़ा करकट लेने से। नेक्स्ट है द सोल्जर डिसाइडेड टू डेजर्ट हिज डेजर्ट इन द डेजर्ट।
बच्चों यहाँ पहले वाले डेजर्ट का मतलब है छोड़ देना, दूसरे वाले डेजर्ट का मतलब है खीर या कोई मीठा पदार्थ, और तीसरे वाले डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान। यहाँ पे कह रहा है कि सैनिकों ने डिसाइड किया कि वे अपने खीर या मीठे पदार्थ को छोड़ देंगे, रेगिस्तान में छोड़ देंगे। When shot at the dove into the bushes। बच्चों पहले डव का मतलब है पक्षी, फाख्ता पक्षी, और दूसरे डव का मतलब है घुस जाना, कहीं पे भी अचानक से घुस जाना, और यहाँ पर इसका मतलब है फाख्ता पक्षी, एक पक्षी होता है जिसको हम डव पक्षी कहते हैं। तो जब पक्षी पर गोलियां चलाई तो पक्षी झाड़ियों में घुस गया। बच्चों यहाँ पर इनवैलिड का मतलब है अमान्य, और दूसरे इनवैलिड का मतलब है अमान्य व्यक्ति। तो बीमा जो है वो अमान्य व्यक्तियों के लिए अमान्य था। They were too close to the door to close it। अब यहाँ पर पहले क्लोज का मतलब है पास, और दूसरे क्लोज का मतलब है बच्चों बंद करना। तो वह दरवाजे के इतने पास था कि वह इसे बंद कर सकता था। नेक्स्ट है बच्चों, देयर इज नो टाइम लाइक प्रेजेंट टू प्रेजेंट द प्रेजेंट। यहाँ बच्चों पहले प्रेजेंट का मतलब है अभी यानी वर्तमान समय, दूसरे प्रेजेंट का मतलब है किसी को देना, और तीसरे प्रेजेंट का मतलब है तोहफा। तो अभी से अच्छा कोई भी समय नहीं होता है किसी को तोहफा देने के लिए। सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर इज पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब। भीमराव रामजी अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। He was an Indian jurist, economics, politician, social reformer, Buddhist activist, philosopher, thinker, anthropologist, historian and orator। बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। जूरिस्ट का मतलब है विधिवेत्ता, इकोनॉमिस्ट का मतलब है अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिक, सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक, बुद्धिस्ट एक्टिविटिस्ट यानी बौद्ध कार्यकर्ता, फिलोसोफर यानी दार्शनिक, थिंकर विचारक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव विज्ञानी, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, ओरेटर मतलब वक्ता। अब हम पूरी वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे बच्चों। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, समाज सुधारक, बौद्ध कार्यकर्ता, दार्शनिक, विचारक, मानव विज्ञानी, इतिहासकार और वक्ता थे। He spent his entire life fighting against social discrimination। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ते हुए बीता था। He also supported the rights of women and labor। वह महिलाओं और श्रमिकों के हक के लिए भी लड़ते थे। He was independent India's first law minister। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। And the principal architect of the Constitution of India। Here are some inspiring quotes by बाबा साहेब अम्बेडकर। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कहे गए कुछ प्रेरणादायक उदाहरण हैं बच्चों। They cannot make history who forget history। वे कभी भी इतिहास नहीं बना सकते हैं जो इतिहास भूल जाते हैं। I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाती है। Life should be great rather than long। जिंदगी महान होनी चाहिए, लंबी नहीं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। Cultivated of mind should be the ultimate aim of human existence। मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यानी बच्चों में पहले अपना मन साधना चाहिए। If you believe in living a respectable life, you believe in self-help, which is the best help।
अगर आप एक सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो आपको मानना चाहिए कि खुद की मदद करना ही सबसे बड़ी मदद है। I measure the progress of community by the degree of progress which woman has achieved. मैं किसी समाज की उन्नति को इस बेसिस पर नापता हूं कि उस समाज में महिलाएं कितनी उन्नत हैं और महिलाओं ने कितना प्राप्त किया है। A great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society. एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मामले में अलग होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए हमेशा तैयार होता है। मतलब एक महान आदमी हमेशा समाज का सेवक होता है। यहाँ पर बच्चों हमारी कक्षा 8 अंग्रेजी की पूरी किताब समाप्त होती है। अंत में आपसे पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने क्लास के ग्रुप्स में शेयर करें ताकि बच्चे इसको पढ़ सकें। प्लेलिस्ट यहाँ एंड स्क्रीन में भी मैं लगा रही हूँ और बच्चों डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, तो आप कहीं से भी उसको कॉपी करके अपने क्लास के ग्रुप में पेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।